नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और वो उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉर्ट आउट करते हैं, उन सब चीजों की भी चर्चा हम जो हो वो यहाँ पे करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर लिया है उसका हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं ताकि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे अप्लाइड क्वेश्चन आए या किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, हमारे पास में वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम जो है वो उस टॉपिक की स्टडी करते हैं। फिर उसमें हमारे पास में टाइम जो है वो चाहे 30 मिनट लगे, चाहे 40 मिनट लगे, चाहे हमारे पास में जो है वो 60 मिनट लगे, हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो हम कितने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 344 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड शिजोफ्रेनिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक का, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बैकबोन है। ठीक है, और ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये बच्चों की फरमाइश पे लिया है। बहुत सारे बच्चों ने जो है पर्टिकुलर टॉपिक का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो है वो टेलीग्राम पे बहुत बार बोला है कि सर साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी साइकेट्रिक के रहे हुए हैं वो टॉपिक जो है वो करवा दीजिए। क्योंकि जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर टॉपिक करवाते हैं वो चीजें आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे पास में जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी हमने एक लिस्ट बना रखी है, यानी कि जितने भी हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है वो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक की हमने एक लिस्ट बना रखी है जिसका नाम है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको मैंने सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड कर रखा है और ये लिस्ट आप लोगों के पास में होगी। जिनके पास में नहीं है वो टेलीग्राम पे आके बोल सकता है, मैं उसको जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो हमारे पास में 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है उससे ऑलमोस्ट हमने टॉपिक ले लिए हैं। फिर भी कुछ रह जाता है उसको भी हम आगे जो है वो लेते रहेंगे। बाकी सेकंड होता है हमारे पास में बच्चों की फरमाइश पे, तो बच्चों ने कहा था कि सर साइकेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए। हालांकि जैसे साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, देन उसके बाद में हमारे पास में दोस्तों फार्माकोथेरेपी है, ईसीटी वगैरह है, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है। और आज हमारे पास में शिजोफ्रेनिया भी जो हो हम कंप्लीट करवा देंगे। और भी ऐसा टॉपिक अगर आपको लगता है तो आप जरूर बताइएगा, हम उसको भी जो है वो लेके आएंगे, उसको भी हम जो है वो फिनिश करवाएंगे। तो चलो चलते हैं 344 नंबर की क्लास। अब हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि 365 टॉपिक का हमारे पास में टारगेट था। उसके बाद टीएनसी बुलेट सीरीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हो सकता है इसमें एमसीक्यू ले, वो सारी चीजें डिपेंड होगी आप सब लोगों के ओपिनियन। जो हमारे पास में 31 को ऑनलाइन अब जब हम आएंगे, आप लोगों का क्या क्या क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से जो हो हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे चर्चा कर लेते हैं शिजोफ्रेनिया पे, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हमारे पास में बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आते हैं, अप्लाइड भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, बहुत सारे तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि शिजोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो कई बार पूछा था कि बच्चों में कौन सा प्रकार का शिजोफ्रेनिया प्रेजेंट होता है, या कौन से प्रकार के शिजोफ्रेनिया में जो है वो हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, कौन सा हेलुसिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब खोद खोद के बहुत डीपली तक जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन कहां से भी पूछे, एक बार हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर ले लिया है तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसको जो है वो क्लियर करेंगे। तो इसमें बहुत जो है वो खोद खोद की क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चनों को जो है वो हम शॉर्ट आउट जरूर करेंगे। ऐसे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर शिजोफ्रेनिया के अंदर रखा गया है, या फिर कौन से शिजोफ्रेनिया में क्या चीज देखने को मिलती है, ट्रीटमेंट शिजोफ्रेनिया का किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीजें जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती है, 4A जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन सब चीजों को। तो ये सारी चीजों को हम 1 बाय 1 करके जो है डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो चलो तैयार हो जाइए, इसको हम जरूर फिनिश करेंगे। और भी कोई चीज का होता है तो आप पहले जो है उसका कंसेप्ट देखिए। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे, लेकिन जिस बंदे का कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद क्वेश्चन चाहे कहीं से पूछे उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो पढ़िए, क्योंकि साइकेट्रिक का तो आपको पता ही दोस्तों, या तो समझ में आएगी नहीं, और आएगी तो फिर कहीं जाएगी नहीं। बस साइकेट्रिक का तो ये है, या तो आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आएगी तो जाएगी नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास में है कि एक क्रोनिक सीवियर एंड डिसब्लीजिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर
आर कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास में सिजोफ्रेनिया है, ये क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग, लंबे समय से, लॉन्ग टर्म तक कोई चीज चल रही है, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक कोई चीज चल रही है उसको बोलते हैं क्रोनिक। सीवियर, ऑफ कोर्स ये जो हो बहुत ज्यादा सीवियर होती है। एंड डिसएबलिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। डिसएबलिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब ये चीजें जो हो वो चेंजेस के रूप में जो हो वो प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या क्या चीजों का डिस्टर्बेंस होता है। अब इसके अंदर जो हो 4A के नाम से भी इसको जानते थे, ठीक है। अब ये 4A क्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा जो हो मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के वो 4A नहीं लिए, तो 4A कौन कौन से होते हैं वो चीज आप मुझे बताओगे जो इसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी जो मैं बेसिक बता रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, डेफिनेशन नहीं लिखी है, ठीक है। डेफिनेशन आएगी हमारे पास में, ठीक है, वो आप बताओगे, ठीक है ना। मैंने इसमें डेफिनेशन वाली भी चीज बैठा दी है, डेफिनेशन आप जो हो वो बताएंगे। उसमें एक हिंट में देता हूँ, 4A जो क्या क्या चीजें थी वो आप बताइएगा। बाकी ये जो है एक क्रोनिक सीवियर डिसेबिलिटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्टर्ब होती है। इसके अंदर हमारे पास में थॉट्स डिस्टर्ब होते हैं, जो हम थॉट सोचते हैं ना वो चीजें डिस्टर्ब होती है। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया, ये परसेप्शन जो है वो हमारे पास में आपको पता है, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, वो सारी चीजें वो आ जाएगी। इमोशंस, ठीक है, क्या क्या इमोशंस, कोई जो क्लाइंट अपने सबके अलग अलग इमोशंस रखते हैं वो चीजें डिस्टर्ब होगी। बिहेवियर डिस्टर्ब होगा और सोशल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी। एंड इट इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर मीनिंग द पेशेंट लॉजेज टच विथ द रियलिटी, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास में सिजोफ्रेनिया है, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एक बेसिकली मीनिंग की अगर बात करें तो इसमें पेशेंट क्या करता है कि रियलिटी के टच से जो है वो हट जाता है, जो रियलिटी जो चीज होती है उससे हट जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास में इंट्रोडक्शन। क्या चीजें हैं कि ये क्रोनिक सीवियर और डिसएबलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर थॉट, परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर एंड सोशल फंक्शनिंग जो है वो चेंजेस होती है। ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का रियलिटी से टच जो है वो हट, ठीक है, हट जाता है, टच विथ हट जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ईटियोलॉजी, मतलब क्या क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से किसी भी क्लाइंट के अंदर जो हो वो हमें सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास में दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, एक तो जीन्स और दूसरा हमारे पास में न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये दोनों चीजों को जो हो ध्यान में रखना, एक तो हो गया हमारे पास में जीन्स, एक हो गया हमारे पास में न्यूरो ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री कोरिलेशन। अगर फैमिली में किसी को भी, अगर हमारे पास में किसी फैमिली मेंबर में माता पिता दादी दादा अगर इनको सिजोफ्रेनिया है, तो आगे आने वाली संतति में जो है वो हमारे पास में सिजोफ्रेनिया की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस मतलब हमारे पास में जो न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल का मीनिंग है यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको एकदम एक दो एग्जांपल बताऊं, डोपामिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, गामा बीना ब्यूटा गामा गामा एमिना ब्यूटारिक एसिड हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर इंक्रीज डोपामिन, D2 रिसेप्टर्स, ग्लूटामेट डिसफंक्शन, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की अगर हम बात करें तो उसमें डोपामिन जो है हमारे पास में इंक्रीज देखने को मिलेगा एंड ग्लूटामेट डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, ब्रेन एबनॉर्मेलिटी मतलब इनलार्ज वेंट्रिकल। हमारे पास में ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल है, ठीक है। पहले उनका नाम था फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। आजकल फर्स्ट सेकंड को क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बेसिकली जो है हमारे पास में इटियोलॉजी क्या है, अगर वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, वेंट्रिकल हमारे पास में इनलार्ज हो जाएंगे तो हमारे पास में चांसेस है कि उस पर्सन को क्या हो सकता है दोस्तों, सिजोफ्रेनिया आगे जाके हो सकता है। तो ये हमारे पास में चारों वेंट्रिकल है, ठीक है, फोर्थ नहीं लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 4 वेंट्रिकल है, उनमें अगर वो इनलार्ज हो जाएंगे जिसके अंदर CSF जो है वो सर्कुलेट होता है, तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास में सिजोफ्रेनिया को कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्रीज कोर्टिकल वॉल्यूम। जो हमारे पास में कोर्टिकल वॉल्यूम है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो भी हमारे पास में सिजोफ्रेनिया की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है न्यूरो डेवलपमेंट इश्यू। न्यूरो डेवलपमेंट इश्यू हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैटरनल इन्फेक्शन,
फीटल मालफॉर्मेशन। अगर मैटरनल के टाइम पे जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन हो या फीटल की जो है वो परवरिश सही तरीके से नहीं हो, उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उससे भी हमारे पास में क्या हो सकता है दोस्तों, आगे शिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जीन से एबनॉर्मेलिटी आ जाए, न्यूरोट्रांसमीटर की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए, देन न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यू हो जाए, तो वो सारी चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप। कोई पर्सन जो है वो स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में रहता है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लड़का लड़की वाला ही नहीं होता दोस्तों। रिलेशनशिप जॉब के अंदर जो है वो काम कर रहा है, या जिस ऑफिस में वहां पे काम कर रहा है, या जिस फैमिली में वो बिलोंग करता है, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो उसमें भी जो है वो सिजोफ्रेनिया की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है पुअर कोपिंग स्किल। पुअर कोपिंग स्किल का मतलब होता है कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कितनी भी बड़ी चीज हो हवा में उड़ा देते हैं। हवा में उड़ा देना ऐसे कुछ भी हुआ, चल छोड़ना यार, देखा जाएगा, कोई जान थोड़ी निकली जा रही है, चल कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये तो होता है गुड कोपिंग स्किल्स। पुअर कोपिंग स्किल मतलब कि छोटी सी चीज हुई, टेंशन में आ गए, एक नंबर से जो है वो एग्जाम में रह गए, टेंशन में आ गए, कुछ भी हुआ, लाइफ पार्टनर ने कुछ बोल दिया, टेंशन में आ गए। तो इस तरीके से तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में रहेगा, स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में वो जो लड़का लड़की वाला वो भी हो सकता है, फैमिली मेंबर का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, वो सब उसी में आएंगे। और पुअर कोपिंग स्किल का मतलब हो गया हमारे पास में कि जो भी मतलब कोप अप की जो भावना होती है, मतलब कोई भी चीज हुआ, गलत हुआ, उसको किस तरीके से आप वापस से कोप अप करोगे, वो आएगा पुअर कोपिंग स्किल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों उसमें हमारे पास में सोशल आइसोलेशन, अर्बन लिविंग एंड कैनबिस यूजेज स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर ऑफ वल्नरेबल ब्रेन। अब देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है हमारे पास में शिजोफ्रेनिया को कैसे बढ़ावा देते हैं उसको हम देखते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास में शिजोफ्रेनिया को इस तरीके से बढ़ावा देते हैं। पहली चीज सोशल आइसोलेशन। कोई भी पर्सन अगर सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं है या सोसाइटी में उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल अलग थलग रहता है, तो उसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, उसको भी फिर शिजोफ्रेनिया। और वैसे तो बेसिकली आपको पता ही है दोस्तों, जो बिल्कुल सोसाइटी में घुल मिल के रहता है उसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होते। जो बिल्कुल एकांत में रहता है या बिल्कुल चुपचाप रहता है या किसी से ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, उसमें जो है वो हमारे पास में ये चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज है कि सोशल आइसोलेशन। अगर कोई क्लाइंट फैमिली में या समाज में जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अर्बन लिविंग। अर्बन लिविंग का मतलब हो गया कि जो बिल्कुल शहरी लाइफ में होते हैं ना, ये भी चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो बिल्कुल शहर में होते हैं ना, उनमें जो है वो शिजोफ्रेनिया देखने को हो सकते हैं। रूरल में नहीं होता। गांव में बिल्कुल बिंदास लाइफ होती है, कुछ भी टेंशन होता है एक के बजाय चार संभालने वाले आते हैं जी। लेकिन शहरों में एक अगर परेशानी में है तो चार परेशानी में उसको और डाला जाता है। तो अर्बन लिविंग, तो ये चीज भी हो गया कि जो गांव में रहते हैं उनको शिजोफ्रेनिया नहीं हो सकता, मतलब कम चांसेज है। और जो हमारे पास में शहर में रहते हैं उनमें शिजोफ्रेनिया के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैनबिस यूसेज, मतलब जो भी सूखा नशा, गांजा, ठीक है, ये सब चीजें फूकता है, उनमें भी जो है वो हमारे पास में शिजोफ्रेनिया की संभावना ज्यादा हो जाती है। स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर वनरेबल ब्रेन। तो ये हमारे पास में तीन फैक्टर्स थे जो कि शिजोफ्रेनिया को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन सा? पहला था बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, न्यूरोकेमिकल इंबैलेंस जैसे डोपामिन वगैरह इंक्रीज हो जाना, देन ब्रेन एबनॉर्मेलिटी जिसमें वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, कोर्टिकल वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन। ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि शिजोफ्रेनिया को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में साइकोसोशल फैक्टर्स। साइकोसोशल फैक्टर्स में आ गया हमारे पास में दैट इज का स्ट्रेसफुल लाइफ है, ऑफिस में टेंशन है, बहुत ज्यादा काम का वर्कलोड है, वो सारी चीजें, एंड पुअर कोपिंग स्किल है, उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आ गया सबसे पहले सोशल आइसोलेशन। अगर कोई क्लाइंट समाज से जुड़ा हुआ नहीं है या सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग है, तो उसमें भी शिजोफ्रेनिया की संभावना बढ़ती है। अर्बन लिविंग, जो बिल्कुल शहरों में होता है, क्योंकि शहरों में तो कोई संभालने में नहीं आता, अगर कोई बीमार भी होगा तो भी संभालने नहीं आता, जबकि गांव में एक बीमार होता है तो 10 आते हैं। कैनबिस यूजेज जैसे कि हमारे पास में गांजा वगैरह, सूखा नशा यूं समझ लो, वो यूज करते हैं, तो उनमें भी शिजोफ्रेनिया ज्यादा होता है। तभी ध्यान रखना, ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनमें जो है वो शिजोफ्रेनिया ज्यादा देखने को मिलता है। इवन आमिर खान के भाई में भी जो है वो शिजोफ्रेनिया है। तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज है उनमें शिजोफ्रेनिया ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि शिजोफ्रेनिया जो है वो एक्चुअल में होता किस तरीके से, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डोपामिन हाइपर एक्टिविटी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस
कर लिया था। न्यूरोमस्कुलर में देखा था कि डोपामीन जो है, ये देखिए यही तो है, डोपामीन क्या हुआ दोस्तों, बढ़ रहा है। तो डोपामीन जो है हमारे पास में बढ़ रहा है। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, पहली चीज आ गया हमारे पास में डोपामीन हाइपर एक्टिविटी। डोपामीन हाइपर एक्टिविटी इन मीजोलिम्बिक पाथवे, ठीक है। मीजोलिम्बिक पाथवे मैंने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में बताया हुआ है कि कहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इस तरीके से चीजें होती है। तो सबसे पहले डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्या होता है, डोपामीन इंक्रीज होता है। डोपामीन इंक्रीज होता है तो जो मीजोलिम्बिक पाथवे है वहां पे जो है वो एक्टिविटी होती है और उसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स, अब देखो इसके अंदर 3 प्रकार के सिम्टम्स आएंगे, अभी हम देखेंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड साइकोमोटर सिम्टम्स, ठीक है, जिसको हम जो है वो अफेक्टिव कॉग्निटिव सिम्टम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स जो हो, जैसे डोपामीन इंक्रीज हुआ देन उसके बाद क्या होगा, मीजोलिम्बिक पाथवे में जैसे इंक्रीज हुआ पॉजिटिव सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डोपामीन हाइपो एक्टिविटी हुई तो भी मीजोलिम्बिक पाथवे होगा, उसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स जो बढ़ेंगे, ठीक। एंड इन्वॉल्व, और साथ के साथ जो सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, गाबा, जो गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड था, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज कॉल्ड गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो जो गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड था उसका डिसफंक्शन उसमें हो जाएगा, उसका डिसफंक्शन हो जाएगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आपको सिंपली एक ही ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, या मान ले चलिए कि जो जैसे हमारे पास में डोपामीन है, ठीक है दोस्तों, क्या है, डोपामीन है, या फिर जो है वो हमारे पास में ये डोपामीन या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, इसकी वजह से हमारे पास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाएंगे और फिर वो हमारे पास में बाकी चीजों को जो है वो बढ़ावा देते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। उसको लेने से पहले चलो सिम्टम्स इन्हीं को लेने का, चलो ये ले लेते हैं, पहले सिम्टम्स को लेते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स को लेंगे, फिर हम जो है वो टाइप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में पॉजिटिव सिम्टम्स, यानी कि एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। भाई जो भी हमारे पास में डोपामीन था वो अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। ये देखो, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं ताकि हमें दिक्कत नहीं, टाइप वाले को मैं यहां ले लेता हूं, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और थोड़ा सा नीचे लेता हूं टाइप वाले को, ये लो, ठीक, बहुत अच्छा। तो हम ताकि बार बार जो हो मैं ऊपर नीचे, ये हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी था। अब देखो डोपामीन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डोपामीन हाइपर एक्टिविटी था एंड डोपामीन हाइपो एक्टिविटी था। डोपामीन हाइपर एक्टिविटी था तो पॉजिटिव जो है वो सिम्टम्स थे, एंड डोपामीन हाइपो एक्टिविटी था उसमें हमारे पास में नेगेटिव सिम्टम्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अब हम ले लेते हैं सिम्टम्स की बात करेंगे। तो सिम्टम्स में हमारे पास में आ गया पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम मतलब एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, जो भी हमारे पास में नॉर्मल फंक्शन है उससे ज्यादा हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज डोपामिन। क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज डोपामिन, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, डिल्यूजन देखने को मिलेगा। अब डिल्यूजन ऑलरेडी मैंने जो है बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। डिल्यूजन होता है हमारे पास में फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, ठीक है। फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ का मतलब हो गया कोई भी पर्सन जो हो वो खुद के बारे में जो सोच लेता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो होता है डिल्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन, जैसे मैं हूं, मैं सोच लूंगा कि यार ये लोग मेरे बारे में बात करें तो वो डिल्यूजन हो गया। या वो कहेगा कि मैं तो भगवान हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, भगवान ने मुझे जो है वो बाकी लोगों को जो है वो संभालने के लिए भेजा है। ये भी हमारे पास में क्या है दोस्तों, डिल्यूजन है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, जैसे कोई कहता है मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, या कहता है कि यार लोग मेरे बारे में जो है वो न्यूज़पेपर वाले भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया डिल्यूजन। तो डिल्यूजन मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक क्लास ली हुई है बुलेट सीरीज के अंदर, वो आप देख सकते हो। और बुलेट सीरीज के अंदर अगर आपको कोई भी क्लास देखनी होती है तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ कोई चैनल में नहीं है, सीधा सिंपली आपको यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में आपको डालना है टीएनसी बुलेट, और जो भी आपके माइंड में टॉपिक है नर्सिंग से रिलेटेड, कि हमें जो है वो सीपीआर देखना है, या हमें जो है वो एनीमिया देखना है, हमें जो है वो कशिंग सिंड्रोम देखना है, हमें थायराइड ग्लैंड देखनी है, हमें लीवर का देखना है, हमें रीनल स्टोन देखना है, वेंटिलेटर देखना है, कुछ भी देखिए आपको वो टॉपिक 100% मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास में डिल्यूजन मतलब फिक्स्ड फास्ट बिलीफ जो है वो देखने को मिलेगा। एंड हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है, मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। ध्यान रखना इस टॉपिक, इसको ध्यान रखना, मोस्टली कौन सा होता है दोस्तों,
मोस्टली ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन पर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्यूसिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों दो प्रकार के जो हमारे पास में परसेप्शन से रिलेटेड चीज आती है, एक होता है हेल्यूसिनेशन और एक होता है इल्यूजन। इल्यूजन में तो क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो लगभग प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि वहीं कहीं दूर जगह पे जो है वो रस्सी पड़ी हुई है, तो क्लाइंट उसको क्या इंटरप्रेट करेगा कि देखो वो सांप है, मतलब रस्सी है लेकिन उसको सांप इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ तो प्रेजेंट है, उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। पत्ते हिल रहे हैं या हवा जो है वो हिल रही है, पेड़ हिल रहा है, तो कहते हैं कि वो देखो भूत आ रहा है। तो वो हो गया हमारे पास में इल्यूजन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्यूसिनेशन क्या कहेगा कि वो देखो मंदिर की घंटियां बज रही है, वो देखो अभी एरोप्लेन आ रहा है यहीं पे आएगा सीधा, वो देखो हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, जबकि ऐसा कुछ नहीं उतरता। ऐसे ये कई टाइप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्यूसिनेशन कई टाइप का, विजुअल हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है लेकिन देखो वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, कुछ नहीं है सामने बिल्कुल खाली है लेकिन वो कहेगा रेलगाड़ी आ रही है, ठीक। ऑडिटरी होता है, टेक्टाइल होता है, वो सारी चीजें होती है। तो जितने भी हमारे पास में सिजोफ्रेनिया है उसमें सबसे ज्यादा हेलुसिनेशन कौन सा होता है, ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब अलग अलग आवाजें सुनने वाला, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पर्सन वॉइस, ठीक है, दूसरे तीसरे की आवाज के लिए वो कहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा जो है वो होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का मतलब होता है जब वो बोलता है तो डिसऑर्गेनाइज मतलब लॉजेज ऑफ एसोसिएशन, वर्ड सलाद। अब ये लूजिंग ऑफ एसोसिएशन क्या है या वर्ड सलाद क्या है। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन होता है कि मतलब कि जब उससे हम बात करते हैं तो वो फ्लो में नहीं कर पाता। फ्लो में इन द सेंस कि जैसे मान लो मैं बात करूं कि मेरे को सिजोफ्रेनिया है, तो मैं बात करूं, मैं घर गया था, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है लेकिन उसके बाद में जो है वो मतलब कि हमें 3-4 दिन शादी में भी जाना है, फिर उसके बाद में एक गाड़ी हमने घर में खरीदी है और मेरे तो वैसे सोने का मन कर रहा है, ऐसे हो गया। ये हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, कोई क्राइटेरिया नहीं है। वर्ड सलाद में क्या होता है, वर्ड सलाद में सब चीजें कटर मटर टमाटर सब चीजें अलग अलग चीजें, प्राइम मिनिस्टर ढीकड़ा फलाना मिनिस्टर ऐसे बोलेंगे, वो वर्ड सलाद हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, सिम्टम्स में डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है। डिसऑर्गेनाइज मतलब जैसे हम किससे बात करते हैं, कहते हैं ना कि चलो बताओ आप शादी में गए थे क्या क्या हुआ, तो वो कहेगा कि हाँ हम शादी में गए थे, इतने बजे पहुंचे थे, फिर हमने डांस किया, ये खाना किया, वो तो ऑर्गेनाइज स्पीच होगा। डिसऑर्गेनाइज, हम शादी में गए थे, नहीं मुझे शादी में अच्छा ही नहीं लगता, अरे वो गाड़ी ठीक थी, गाड़ी हमारे घर पे भी थी, घर पे भी थी, वो सब, ये सब चीजें होगी डिसऑर्गेनाइज स्पीच। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। ऑफ कोर्स स्पीच हो गया, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर मतलब जैसे नॉर्मली सही तरीके से बात करें, बैठे बैठे वो हाइपर हो जाएगा, तुमने मेरे से बात कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की। तो ये हो गया डिसऑर्गेनाइज। सडनली जो है वो एग्रेसिव हो सकता है, या सडनली अच्छी तरह जोश में बोल रहा था मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर चुपचाप जाके बैठ जाएगा, तो वो होता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। नेक्स्ट होता है हमारे पास में कैटाटोनिया। कैटाटोनिया मतलब फिक्स, ऐसे बैठ गए, मूर्ति बन के जैसे बैठ गया, वो आ गया हमारे पास में कैटाटोनिया। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाता है हमारे पास में अफेक्टिव फ्लैटिंग, ठीक है। अफेक्टिव जैसे कोग्निटिव अफेक्टिव वाला था, उसमें हमारे पास में जो भी वर्क है वो फ्लैटिंग करते रहते हैं, वो सारी चीजें। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में एलोजिया। एलोजिया देखने को मिलता है, मतलब पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बिल्कुल बंदा शांत रहेगा, चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। 10 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन का जवाब दे देगा, या वो भी मुस्कुरा के इस तरीके से, ठीक है, वो हो गया। तो ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास में एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेक ऑफ मोटिवेशन मतलब वो अपनी जिंदगी से हट जाएगा, उसके जीने की चाह ही खत्म हो जाएगी। उसको मोटिवेशन करोगे या कुछ कहते हैं ना, जैसे यार मैंने तैयारी करूंगा, देन उसके बाद ये करूंगा, मैं जल्दी से करूंगा। कोई बंदा जो है वो 2-3 बार एग्जाम करने के बाद चुपचाप रहता है कि नहीं यार कुछ नहीं होना जाना, ये चीजें, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है एनहोर्डिनिया। एनहोर्डिनिया क्या होता है, लॉस ऑफ प्लेजर। किसी भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मोबाइल चलाता है, उसको प्लेजरनेस मिलती है, कोई खेलता कूदता है उसको उससे प्लेजरनेस मिलती है, कोई जो है वो हमारे पास में जो है वो मूवी देखता है उससे प्लेजरनेस मिलते हैं, किसी को खाना खाने से प्लेजरनेस मिलते हैं। बाकी इसमें जो है वो हमारे पास में कोई प्लेजरनेस नहीं है, चुपचाप म्यूट, कोई मोटिवेशन नहीं है, ये चीज। नेक्स्ट आता है सोशल विड्रोल। ये देखो सोशल विड्रोल होगा
तो सिजोफ्रेनिया होगा। ध्यान से समझना, सोशल विड्रॉल होगा तो सिजोफ्रेनिया की संभावना है, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा तो फिर सोशल विड्रॉल हो जाएगा, दोनों चीजें। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में कोग्निटिव सिम्टम्स। तो पहले हमने पॉजिटिव सिम्टम्स की बात की, फिर हमने नेगेटिव सिम्टम्स की बात की, अब हम बात कर लेते हैं कोग्निटिव सिम्टम्स की। तो कोग्निटिव सिम्टम्स में आता है हमारे पास में पुअर अटेंशन, मतलब कोई भी मेमोरी उससे ज्यादा नहीं आता, अटेंशन उसका जो है वो पुअर रहता है, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है पुअर वर्किंग मेमोरी, ठीक है, यानी कि उसकी वर्किंग मेमोरी जो है वो भी पुअर होती है। नेक्स्ट आता है इम्पेयर्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, उसके जो भी वो कार्य करता है वो सारे के सारे जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं। तो ये हमें देखने का मिलता है कोग्निटिव सिम्टम्स में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसके अकॉर्डिंग हम देखें ICD-10 के अकॉर्डिंग, तो सिजोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेके आऊँ जो आजकल एग्जाम में आते हैं। वैसे तो 9 जो है वो इसके टाइप हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आऊँ। तो सबसे पहले आता है, और समझिए इसको ध्यान से समझिएगा, वही सारी चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है उसी को। ये स्लाइड ही एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिजोफ्रेनिया के अंदर, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। तो टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता था हमारे पास में पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या चीज देखने को मिलती है, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। या पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में कौन सी जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो दो तरीके से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, डिल्यूजन देखने को मिलेगा एंड हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। अब डिल्यूजन आपको पता ही दोस्तों, डिल्यूजन क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है, FFB, फास्ट फिक्स्ड बिलीफ, मतलब कोई भी चीज सोचता है क्या लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या मेरी पत्नी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, या मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, या मेरी जो है वो रोज एलियंस से बात होती है, या भगवान मेरे सपनों में रोज आते हैं मुझे गाइड करते हैं, वो सारी चीजें। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में हमें डिल्यूजन देखने को मिलेगा प्लस हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन क्या था, विदाउट ऑब्जेक्ट जो फॉल्स परसेप्शन होता है, फॉल्स परसेप्शन यहां पे लिख लो, छोटे फॉर्म में लिख रहा हूं, फॉल्स परसेप्शन, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, विदाउट स्टिमुलाई, ठीक है, कोई स्टिमुलाई नहीं होती है, उसके अलावा जो फास्ट परसेप्शन, अगर विथ स्टिमुलाई होता तो हमारे पास में जो है वो हेलुसिनेशन इल्यूजन में जाता है, हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलाई नहीं है, उसी के साथ चीज होती है वो। तो पैरानोइड में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, डिल्यूजन प्लस हेलुसिनेशन देखने को मिलता है एंड रिलेटिवली प्रिजर्व्ड स्पीच एंड इमोशंस, ठीक है, एंड स्पीच एंड इमोशन जो है वो प्रिजर्व्ड देखने को मिलेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में पहला टाइप दैट इज कॉल्ड पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिसऑर्गेनाइज, या इसको हम कहते हैं हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसका भी एग्जाम में पूछा गया है कि हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को किस नाम से जानते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड, अब नाम से पता चल रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम में पूछता है हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, तो हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का दूसरा नाम है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। अब इसमें क्या होता है, सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज होती है, स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज होती है, फ्लैट अफेक्ट भी डिसऑर्गेनाइज होता है, बिहेवियर भी डिसऑर्गेनाइज होता है, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए था उससे जस्ट अलग चीज होती है, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज या हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। तो इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हमें देखने को मिलेगी, फ्लैट अफेक्ट देखने को मिलेगा एंड सिली बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा, कहते हैं ना कि बिल्कुल बचपना जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो वैसा बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड आता है कैटाटोनिक, ठीक है, ये थर्ड आ गया हमारे पास में, और ये बेसिकली जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है, बच्चों में देखने को मिलता है। कैटाटोनिक में क्या हो गया हमारे पास में, कैटाटोनिक मतलब बिल्कुल फिक्स, जैसे मोम का पुतला नहीं होता उस तरीके से। तो इसमें हमें इमोबिलिटी देखने को मिलती है, म्यूटिज्म बिल्कुल चुप, पूछो कि नाम क्या है, चुप, पिताजी का नाम क्या है, चुप, क्या करते हो, चुप, ये सब चीजें बिल्कुल चुप रहेगा। तो वो इमोबिलिटी, एक जगह अगर ऐसा बैठा है तो ऐसे ही बैठा रहेगा, घंटों घंटों तक ऐसा बैठा रहेगा, ठीक है, वो होता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। म्यूटिज्म चुपचाप, अगर ऐसा बैठा भी नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा मूवमेंट कर लेगा लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, म्यूटिज्म, ठीक है। देन उसके बाद स्टूपर, फिक्स। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया देखने को मिलता है। अब ये दोनों क्या चीज होती है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछता है, इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया क्या होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इकोलेलिया होता है रिपीटेशन ऑफ लैंग्वेज,
रिपीटेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का जो है बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, यानी कि बार बार जो है वो हमारे पास में लैंग्वेज का रिपीटेशन करेगा। जैसे उसको पूछेंगे नाम क्या है, तो वो क्या नाम क्या है, क्या खाते हो, क्या खाते हो, वो भी सेम क्वेश्चन पूछेगा हमारी तरह। हम जो चीज पूछ रहे हैं, सुबह क्या खाया था, तो वो कहेगा सुबह क्या खाया था। तो ये चीज, तो इकोलेलिया देखने को मिलता है। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, मोमेंट को रिपीटेशन करेगा। तो इसमें आता है रिपीटेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, इसमें मोमेंट का रिपीटेशन होता है, इकोलेलिया में लैंग्वेज का रिपीटेशन होता है। मोमेंट ऑफ रिपीटेशन कैसे, जैसे ऐसे बैठेंगे तो वो भी ऐसे बैठ जाएगा, हम ऐसे बैठेंगे तो वो ऐसे बैठ जाएगा, हम इस तरीके से खुजाएंगे तो वो ऐसा करेगा, हम यूं करेंगे तो वो भी यूं करेगा। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास में इकोप्रेक्सिया। तो इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया जो है वो देखने को मिलेगा, और वो हमें किस में देखने को मिलेगा दोस्तों, कैटाटोनिया में। वही तो मैं कह रहा हूं, साइकेट्रिक को आप जितना एग्जाम्पल से समझोगे या जितना जो है वो फनी लैंग्वेज में समझोगे उतना ही आपको याद होगी, अदरवाइज ये चीज याद नहीं होगी। नेक्स्ट 4th नंबर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशियल। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड जो है वो सिजोफ्रेनिया, इसमें हम क्या होता है, डू नॉट फिट अदर टाइप्स, यानी कि बिल्कुल अलग है। इकोलेलिया भी देखने को मिल जाएगा, कभी जो है वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी देखने को मिल जाएगा, कभी हेलुसिनेशन भी देखने को, मतलब इसमें किसी भी तरीके से कोई मैच नहीं करेगा, वो आ गया हमारे पास में अनडिफरेंशिएट। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल शिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल मतलब चीज जो है वो बची हुई, जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं रेसिडुअल। इसमें क्या होता है, नो प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम्स, मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स, यानी कि रेसिडुअल में मतलब बचा कुचा। रेसिडुअल का एक मीनिंग ही वैसे देखा जाए तो बचा कुचा। तो रेसिडुअल सिम्टम्स में हमारे इसमें क्या होता है कि कोई भी जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं होते, मोस्टली सारे के सारे नेगेटिव सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। ये जो थे हमारे पास में, ये जो है मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो कौन से सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, तो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। हेलुसिनेशन डिल्यूजन कौन सी सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। सिली बिहेवियर किस में देखने को मिलेगा, या डिसऑर्गेनाइज स्पीच किस में देखने को मिलेगा, तो हेबिफ्रेनिक में देखने को मिलेगा। म्यूटेजन इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया किस में देखने को मिलेगा, तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे मैंने आपको सिजोफ्रेनिया को विथ एग्जाम्पल जो है वो बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस। ठीक है, यानी कि सिजोफ्रेनिया है उसका डायग्नोसिस आप कैसे करोगे। तो डायग्नोसिस के लिए हम फॉलो करते हैं DSM-5 क्राइटेरिया। DSM-5 क्राइटेरिया क्या होता है कि इसका एक मैनुअल है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसका 5th ऑर्डर, इसके अनुसार जो है वो जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनका जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे हम कहते हैं WHO की डेफिनेशन के अनुसार, कई बार कहते हैं ना, तो WHO ने हर चीज की ऑलमोस्ट डेफिनेशन दी है। ऐसे हमारे पास में जितने भी हमारे पास में साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए एक बुक है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ, ठीक है, मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अनुसार तो DSM-5 क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मेंटल डिसऑर्डर, इसके अनुसार जो है वो हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। अब इसके अनुसार क्या है, पहले हमारे पास में आ गया 2 या 2 से अधिक सिम्टम्स है अगर 1 महीने तक, तब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, सिजोफ्रेनिया। अब सिम्टम्स कौन कौन से, अगर उस पर्सन के अंदर, ठीक है, टोटल में 5 सिम्टम्स आपको बता रहा हूं कौन कौन से। डिल्यूजन, मोस्टली तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड ग्लोसी डिसऑर्डर या कैटाटोनिक बिहेवियर या नेगेटिव सिम्टम्स। इन पांचों में से, ठीक है, इन पांचों में से अगर कोई भी 2 या 2 से अधिक सिम्टम्स हमें 1 महीने से ज्यादा किसी पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यार इस पर्सन को तो जो है वो सिजोफ्रेनिया है। समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास में चीजें हैं कि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि किसको हम कहेंगे सिजोफ्रेनिया। अगर डिल्यूजन है, सिंपल एक डिल्यूजन है, तो हम उसको कभी भी सिजोफ्रेनिया नहीं कहेंगे। डिल्यूजन है और 2-4 दिनों के लिए हेलुसिनेशन भी है, तो भी हम सिजोफ्रेनिया नहीं कहेंगे। ये जितने भी हमारे पास में सिम्टम्स है, कौन कौन सा, डिल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो सकता है, देन कैटाटोनिक बिहेवियर हो सकता है, नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है। इनमें से कोई भी 2 या 2 से, मिनिमम तो 2 चाहिए हो गया,
दो या दो से अधिक सिम्टम्स अगर 1 महीने से ज्यादा समय तक किसी पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में क्या कह सकते हैं कि यार इसको जो है वो सिजोफ्रेनिया है। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिसफंक्शन। डिसफंक्शन हो गया हमारे पास में सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल और ऑक्यूपेशनल जो है वो हमारे पास में डिसफंक्शनल हो गया, मतलब कोई भी अच्छे तरीके से काम कर रहा था वर्क प्लेस पे, अब लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है या पागलों जैसी बिहेवियर कर रहा है, कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं, तो वो आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट आ गया कंटिन्यूअस साइन फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, कोई भी साइन जो है वो अगर हमारे पास में 6 महीने से ज्यादा तक रहते हैं, कोई भी स्टूपर का साइन है या कैटाटोनिक, कोई भी एक साइन भी अगर हमारे पास में 6 महीने से ज्यादा था, दो या दो से अधिक साइन अगर 1 महीने से ज्यादा भी रहते हैं तो भी हम कह सकते हैं, और 6 महीने से ज्यादा अगर कोई भी साइन है तो उसको भी हम कह सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है रूल आउट। कैसे करोगे, तो दोस्तों सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स वो सारी चीजें देखने को मिलेगा, मूड डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलेगा विथ साइकोटिक फीचर्स एंड सबस्ट्रांसेज या फिर ऑर्गेनिक कोजेज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों क्या है कि किस तरीके से हम सिजोफ्रेनिया को डायग्नोस कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम सिजोफ्रेनिया को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेजेज। फेजेज की हम बात करें तो बेसिकली जो है हमारे पास में इसकी 3 फेज होती है, मतलब सिजोफ्रेनिया ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अभी जो है वो हुआ और उसमें ये चीज चली गई, अलग अलग फेजेज आती है। जैसे पहले आ गया हमारे पास में प्रोड्रमल फेज, मतलब इसके अंदर क्या होगा, फिर आएगी एक्टिव फेज जिसके अंदर हमारे पास में सिजोफ्रेनिया के एक्चुअल जो है वो हमारे पास में साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट आएगी हमारे पास में रेसिडुअल फेज। तो ये हमारे पास में 3 फेज है। तीनों फेज में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में फर्स्ट फेज, ये भी ध्यान रखना, ये भी सीक्वेंस से ही याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए PAR, ठीक है, पर कैसे सिजोफ्रेनिया में PAR, प्रोड्रोमल, एक्टिव एंड रेसिडुअल फेज, 3 फेज है। PAR लो यहाँ पे लिख देता हूँ, PAR 3 फेजेज हैं, याद रखने का तरीका है वो आ जाएगा आपको पास में। तो प्रोड्रोमल फेज कौन कौन सी होती है, प्रोड्रोमल में क्या होता है, सोशल विड्रोल। सबसे पहले अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है तो वो अपने आप को आइसोलेट करेगा, आइसोलेट इन द सेंस कि वो ज्यादा समाज में बैठेगा नहीं, ज्यादा किसी से इंटरेक्शन रखेगा नहीं, ज्यादा कुछ करेगा नहीं, अपनी मर्जी में मस्त रहेगा, ज्यादा कहीं बाहर निकलेगा नहीं, बंद कमरे में रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है डिक्लाइन इन फंक्शनिंग, जो भी वो रूटीन वर्क करा उससे वो हटेगा उस सबसे। एंड ओड बिहेवियर, बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा हंसमुख था तो बिल्कुल चुप हो जाएगा, या फिर कोई आदमी जो है वो मतलब कि कहीं घूमने फिरने का शौकीन था, अब वो घूमना फिरना बंद कर देगा, बिल्कुल ओड बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है, फुल ब्लाउन पॉजिटिव सिम्टम्स, जो भी हमारे पास में पॉजिटिव सिम्टम्स थे जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, वो अपने पीक पे रहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिव फेज। लास्ट एंड थर्ड आ जाती है दैट इज कॉल्ड हमारे पास में रेसिडुअल फेज। रेसिडुअल फेज की बात करें तो मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे एंड सिमिलर टू प्रोडर्मल फेज। नेगेटिव सिम्टम्स के साथ साथ जो प्रोडर्मल फेज में है कौन कौन सा, सोशल विड्रोल, डिक्लाइन इन फंक्शनिंग, ऑड बिहेवियर, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये 3 हमारे पास में फेजेस थी, प्रोडर्मल फेज, एक्टिव फेज एंड रेसिडुअल फेज। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो है हमारे पास में 3 कैटेगरी के द्वारा जो है वो किया जाता है। कौन कौन सा, फार्माकोथेरेपी के द्वारा, मतलब मेडिसिन देके, दूसरा होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइकोथेरेपी, एंड उसके बाद आता है हमारे पास में साइको सोशल थेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी एंड साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, तो 3 स्टेज के अंदर जो है वो हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इसका कोई सर्जिकल मैनेजमेंट तो है नहीं कि ट्यूमर था तो ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया, या कोई स्टोन था तो इस तरीके से ये सारी चीजें करके बाहर निकाल दी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। इसमें हमारे पास में पहला हम ले लेते हैं फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में नाम से पता चला कोई भी मेडिसिन देके अगर हम चीज को ठीक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फार्माकोथेरेपी। फिर आ जाएगा साइकोथेरेपी, फिर साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन। तो फार्माकोथेरेपी में आता है हमारे पास में टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं। फर्स्ट चॉइस होती है हमारे पास में कि हमारे पास में जो है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो दी जाती है। अब वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में कौन सी होती है, रेस्पिरिडोन है, ओलांजीपाइन है, क्यूटियापिन है, कोलांजीपेन है, ये जो है वो हम मेडिसिन बेसिकली जो है वो यूज में लेते हैं। कभी ना कभी अगर आपने साइकेट्रिक या न्यूरो वार्ड के अंदर जो है वो ड्यूटी की होगी तो इन मेडिसिन को जो है वो आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो ये सारी मेडिसिन आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, और ये फर्स्ट चॉइस पे रखी जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। टिपिकल एंटी हेलपेरिडोल देते हैं, बहुत काम में लेते हैं, एंड क्लोम्प्रोमाइजिन देते हैं। एंड साइड इफेक्ट जरूर याद रखना, ठीक है। काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि जो हमारे पास में हेलपेरिडोल है, ठीक है, इसके आपको काफी बार पूछा है, हेलपेरिडोल का जो है वो साइड इफेक्ट क्या है, या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का जो है हमारे पास में साइड इफेक्ट क्या है। तो पहला साइड इफेक्ट आता है हमारे पास में ईपीएस, ठीक है। ईपीएस क्या होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडियल साइड इफेक्ट, ठीक है, पैरामिडियल साइड इफेक्ट। तो ये ईपीएस हो गया हमारे पास में, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एक्स्ट्रा पैरामिडियल साइड इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पैरामिडियल साइड इफेक्ट। इसमें हमारे पास में क्या क्या चीज देखने को मिलता है, तो दोस्तों डिस्टोनिया देखने को मिलेगा, एकेंसिया देखने को मिलेगा, एंड पार्किंसंस देखने को मिलेगा। डिस्टोनिया हमारे पास में जो हम टोन देखते हैं, ठीक है, मसल टोन है वो भी मिलेगी। एकेंसिया मतलब हमारे पास में बॉडी का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। और ये डिकेंसिया, डिस्टोनिया, ये मैंने पार्किंसंस डिजीज में बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। पार्किंसंस डिजीज में मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखी है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पैरामिडियल साइड इफेक्ट है, ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट हैं। और ये बेसिकली जो हमारे पास में ये सारी चीजें ईपीएस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनएमएस, ठीक है। एनएमएस क्या होता है दोस्तों, एनएमएस होता है न्यूरोलिपिटिक मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है, न्यूरोलिपिटिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है, एनएमएस। ये देखने को मिलता है जिसके अंदर फीवर, रिजिडिटी, ऑटोटोनिक इंस्टेबिलिटी एंड मेडिकल इमरजेंसी, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो न्यूरोलिपिटिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो कि हमारे पास में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइकोथेरेपी। अब देखो बहुत सारी ऐसी थेरेपी होती है जिसके द्वारा हम जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें हमारे पास में क्या क्या आते हैं साइकोथेरेपी में, सबसे पहले आते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफी ज्यादा इफेक्टिव है और ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हम करवाते हैं। नेक्स्ट फैमिली थेरेपी एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो हम करवाते हैं साइकोथेरेपी के अंदर। क्या क्या चीजें, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, चलो हमने साइकोथेरेपी में ड्रग्स तो दे ही दिया, ड्रग्स देने के साथ साथ हम क्या क्या चीजें चलवाते हैं, तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी में और सोशल थेरेपी, ये सारी चीजें करवाते हैं। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, देखो रिहेबिलिटेशन जहां पे भी वर्ड आ जाए मतलब जो चीज होनी थी वो तो हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होने के बाद उसका पैर काटना पड़ गया या पैर कट गया। अब देखो पैर कट गया, अब जो होना था वो तो हो गया, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन बाकी हम देखते हैं कि आगे की लाइफ जो है वो किस तरीके से वो अच्छे से जी सके, ठीक है, तो उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो आगे की लाइफ वो अच्छे तरीके से जी सके, इसके लिए हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, ठीक है। तो आ गया हमारे पास में साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन में इसमें हम करते हैं सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहा है उसमें हम एम्प्लॉयमेंट सपोर्टेड करते हैं, एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें जो है वो करवाते हैं। ये आ गया साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। तो पहले फार्माकोथेरेपी, देन उसके बाद साइकोथेरेपी, एंड उसके बाद जो है हमारे पास में साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन की। अगर आपने जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो सिजोफ्रेनिया को ठीक नहीं किया गया, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे जो है वो आपने ठीक नहीं किया या मेडिसिन के द्वारा जो है ठीक नहीं किया गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है सुसाइड रिस्क इंक्रीज होता है, कहा ना, ये क्लाइंट बिल्कुल स्टूपर हो जाता है, म्यूट हो जाता है, चुपचाप सोशल आइसोलेशन होता है। सोशल आइसोलेशन हो गया है, म्यूट हो गया है, तो उसमें हमारे पास में ध्यान रखना सुसाइड के रिएक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, सुसाइड करने के जो है वो रिस्क बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज हो गया हमारे पास में कि सुसाइडल रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ गया सब्सटेंसेस एब्यूज। अगर कोई भी पर्सन जो है हमारे पास में सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है, अगर आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो फिर वो सब्सटेंस एब्यूज में चला जाएगा। सब्सटेंस एब्यूज मतलब आगे चीजें, हीरोइन, गांजा, चरस, वो सारी चीजें खाने लग जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में होमलेसनेस, ठीक है। होमलेसनेस मतलब वो अपने घर को भी जो है वो छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल वहीं पे नजरबंद रह सकता है।
नेक्स्ट हो गया हमारे पास में पुअर फिजिकल हेल्थ। ऑफ कोर्स जो बंदा बिल्कुल चुपचाप हो गया, जिसको हमेशा मरने के ही ख्याल आते हैं या अपने आप को मारने की ही सोचता है, तो उसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन मतलब फिजिकल हेल्थ को जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होती है। और वो तो होगी होगी, अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो वो अंदर ही अंदर गहन चिंता करेगा और फिर जो है वो फिजिकल हेल्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड रिलैप्स ड्यू टू मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस, ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो भी मेडिकेशन थी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड, जैसे अभी हम साइकेट्रिक ड्रग्स देते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन निकल के आती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो हमें सिजोफ्रेनिया के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें कि किसी भी पर्सन को जो है वो सिजोफ्रेनिया है तो उसके अंदर नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले आती है ड्यूरिंग एक्यूट साइकोसिस। अगर कोई क्लाइंट पहले साइकोसिस की कंडीशन में गया देन उसके बाद सिजोफ्रेनिया में। अब साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, ये भी चीजें मैंने बुलेट सीरीज के अंदर अलग अलग क्लासे के अंदर जो है वो कंप्लीट करवा रखी है। साइकोसिस के अंदर क्या होता है, न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें मैंने जो है वो अलग अलग करवा रखी है, आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हो। तो साइकोसिस के अंदर हमारे पास में स्टार्टिंग फेज है, साइकोसिस के अंदर नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नर्सिंग किस तरीके से जो मैनेज कर सकती है। तो सबसे पहले मेंटेन सेल्फ एनवायरनमेंट। जो भी क्लाइंट है जो सिजोफ्रेनिया से लग रहा है कि अब सिजोफ्रेनिया से सफर करेगा तो उसमें हम सेफ एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एस्टेब्लिश ट्रस्ट विथ सिंपल क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि उस क्लाइंट से हमें जो है वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है, मतलब बातचीत एस्टेब्लिश करना है, तो बिल्कुल सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। अगर आप उसके सामने घुसर फुसर करोगे या इधर उधर की बातें करोगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। उसको वही चीजें आएगी कि यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, बिल्कुल सिंपल जो है वो चीजें रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अवॉइड आर्ग्यूइंग विथ डिल्यूजन। अगर कोई पर्सन डिल्यूजन से सफर कर रहा है, ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ मैं भगवान हूं या मेरी एलियंस से बात होती है या मैं सर्वेसर्वा हूं, तो उससे आर्ग्यू नहीं करना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, अवॉइड आर्ग्यूइंग विद डिल्यूजन। अगर कोई क्लाइंट डिल्यूजन में है तो उससे उसको आर्ग्यू नहीं करना। वो कहेगा कि नहीं मेरी भगवान से बात होती है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो एक बार के लिए हाँ भाई ठीक है मैं मान सकता हूं वो सारी चीजें। तो ये आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अवॉइडिंग आर्ग्यूइंग विद डिलीजन। देन उसके बाद एक्नोलेज फीलिंग्स, ठीक है, यानी कि उसके पास जो भी चीजें वो बता रहा है उसको अच्छी तरीके से समझो कि हाँ मैं तेरी फीलिंग्स को समझ रहा हूं। आई अंडरस्टैंड दिस इज द रियल फॉर यू, यस मैं समझता हूं बिल्कुल ये सही बात है। हाँ में हाँ मिलाने वाली जो चीजें हैं इस तरीके से। गिव एंटीसाइकोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो हमें टाइम टू टाइम देनी है, तो वो भी नर्सिंग का काम। देन मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट। जो हेलपेरिडोल है या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जिसके हमारे पास में हमारे जो है वो एक्स्ट्रा पैराडल सिम्टम्स हैं वो सारी चीजें देखने को मिलेंगे, तो जो भी साइड इफेक्ट है उसको हमें जो है वो मॉनिटर करना है। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें, सेफ एनवायरमेंट मेंटेन करना है, देन ट्रस्ट क्लियर सिंपल कम्युनिकेशन में रखना है, देन अवॉइड आर्ग्यू विद डिल्यूजन, डिल्यूजन और आर्ग्यू से अवॉइड करना है, देन एक्नॉलेज फीलिंग, वो सारी चीजें रखने हैं, और उससे जो है वो हमें जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो सारी चीजें देने हैं, और जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट है उसको जो है वो हमें मॉनिटर करना है। क्लियर है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन ट्रिप। अगर कोई भी पर्सन है जो कि सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है तो हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिजोफ्रेनिया से वाले के क्लाइंट से बात कैसे करनी है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। बिल्कुल अगर कोई पर्सन जो है वो सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है तो उसमें बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सीधी सीधी बात। अच्छा तो आप ये चीजें हैं, बहुत घुमा फिरा की बात नहीं करनी है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जो है उसको नहीं पूछने, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस में जो है वो बात करनी है। डू नॉट विस्पर नियर द पेशेंट में वर्सन द पैरानोइड। कभी भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसके आसपास घुसर फुसर नहीं करना अपने स्टाफ से, घुसर मतलब धीरे धीरे जो बात करते हैं ना वो बिल्कुल उसके मतलब उसकी नजरों के सामने कभी भी नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना। डू नॉट विस्पर नियर द पेशेंट, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको यही लगेगा कि यार लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी तो पर्सनैलिटी वैसे ही जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, तो फिर वो आपसे कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा। ठीक। देन उसके बाद प्रेजेंट रियलिटी जेंटल। जो भी प्रेजेंट टाइम में जो रियलिटी है उसको नॉर्मली तरीके से जो है वो बताना है,
एनकरेज मेडिकेशन एडिरेंस। मेडिकेशन आपको लेनी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से लेनी है, उसके बारे में जो है वो उसको एडेंस करोगे या उसको जो है वो बताओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में कम्युनिकेशन की ट्रिप है। तो कल को अगर आपके साइकेट्रिक वार्ड में ड्यूटी लगी, ठीक है, या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आपको जो है वो मिल जाए, निमांस वगैरह मिल जाए, या और भी जो है वो कोई हॉस्पिटल मिल जाए, सीआईपी कांके मिल जाए, ठीक है, तो अगर वहां पे पोस्टिंग हो जाए तो आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है ये चीजें ध्यान रखना। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस रखना है। कभी भी पेशेंट के सामने जो है विस्पर नहीं करना, खासतौर से सिजोफ्रेनिया, रियलिटी से अवगत करना है और जो भी मेडिकेशन है उसके बारे में जो है वो बताना है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी जो है वो नर्सिंग। कम्युनिटी नर्सिंग मतलब जो हम फैमिली में या हम कहें कि कम्युनिटी में जाके जो हम करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम फैमिली एजुकेशन दे सकते हैं। फैमिली एजुकेशन में हम बता सकते हैं कि शिजोफ्रेनिया क्या होता है, किन किन लोगों में देखने को मिलता है, अर्ली शिजोफ्रेनिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। तो ये सारी चीजें बता सकते हैं। देन रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को जो है रिलैप्स करेंगे एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। ये हमारे पास में कम्युनिकेशन नर्सिंग होता है। अब फटाफट जो है वो हमारे पास में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछा थे उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। इस स्लाइड के बाद में ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है। तो इसमें हमारे पास में वन बाय वन करके ले लेते हैं। सबसे पहले शिजोफ्रेनिया क्या होता है। तो शिजोफ्रेनिया जो है वो हमारे पास में एक थॉट डिसऑर्डर है। समझ में आ गया। शिजोफ्रेनिया एक थॉट डिसऑर्डर है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है। तो हेलुसिनेशन बहुत टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो हमारे पास में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के जो है वो पर्सन कहेगा कि देखो ये आवाजें सुन रही है, मंदिर में देखो घंटियां बज रही है, ये देखो वहां पे ये सारी चीजें हो रही है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन वाला एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आया हुआ है। तो इस चीज का जो है वो ध्यान में रखना। ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे, जितने भी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिंचर्ड, जिसको सिजोफ्रेनिया है उसमें क्या होगा। तो दोस्तों रनिंग कमेंट्री, ठीक है। रनिंग कमेंट्री मतलब बिना रुके रुके जो हो बोलता रहेगा, रेलगाड़ी की तरह, ठीक है, जैसे कमेंट्री वाले लगातार बोलते रहते हैं उसी तरीके से। थॉट इंसर्जन, विड्रोल एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद में हमारे पास में जो बेस्ट ड्रग्स है वो कौन सी होती है दोस्तों। तो कोलांजेपाइन होती है। बेस्ट फॉर रेजिस्टेंस केसेज बट कोजेज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास में जो भी रेजिस्टेंस केसेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे सुपर है। लेकिन ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है वो हमारे पास में करती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो WBC है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब WBC में भी अगर हम बात करें तो ये बेस्ट होती है किसके लिए दोस्तों, रेजिस्टेंस केसेज होते हैं उसके लिए बेस्ट होती है, ठीक है। और ये ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो हमारे पास में जो है वो उसमें डिक्रीज होता है। अब देखो आपको पता है WBC जो है हमारे पास में दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल एंड बेसोफिल होती है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती है, ये मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होती है। पांचों हो गए WBC, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो बेसिकली ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि जो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स है वो डिक्रीज हमें देखने को मिलेगी। और ये भी आपको पता है सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती है, लगभग 50 से 70% होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में लिम्फोसाइट्स होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में मोनोसाइट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास में इसेनोफिल होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में बेसोफिल होती है। तो इस तरीके से जो है इनका सीक्वेंस होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसेनोफिल एंड बेसोफिल होती है। ऑलमोस्ट लगभग बात करें तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास में 50 से लगभग 70% होती है। ये हमारे पास में जो है वो 22 से लेके 28% तक होती है। ये हमारे पास में 6 to 10% होती है। ये 2 to 8% होती है। ये 1 to 2% होती है। इस तरीके से लगभग जो है हमारे पास में ये प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमारे पास में कोलांजिपाइन है, ठीक है,
कोलांजिपाइन जो हो बेस्ट है, रेजिस्टेंस केसेज के लिए भी हमारे पास में बेस्ट है और सिजोफ्रेनिया में भी हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से काम करती है। बट ये ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो कोज करती है। ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो है वो डिक्रीज होती है या फिर डब्ल्यूबीसी जो है वो डिक्रीज होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस, हाइपर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि कई बार हमारे पास में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में डोपामिन सीक्रेट हो रहा है, तो अगर इसमें तो दोनों ही चीज है, हमारे पास में डोपामिन अगर इंक्रीज होगा तो भी दिक्कत है, डिक्रीज होगा तो भी दिक्कत है, तो उसमें हमारे पास में हाइपर डोपामिन एक्टिविटी हो जाती है। कई बार हमारे पास में डोपामिन डिक्रीज है तो हम डोपामिन रिलीज करने के लिए जो है वो चीजें देते हैं, कई बार डोपामिन सडनली जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसको हम हाइपर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये हमारे पास में शिजोफ्रेनिया जो है वो हमारे पास में टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। और इसी के साथ जो है हम आज की क्लास से जो है वो दोस्तों अलविदा लेते हैं। कल सुबह जो है वो हम इसी टॉपिक में, इसी क्लास के इसी टाइम पे जो है वो नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कल का जो हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेनरी डिजीज, और आगे जो है वो हमारे पास में और भी आपको लगता है तो वो टॉपिक आप कमेंट करके बताइए, उनको भी हम जो हो बहुत जल्दी इस सीरीज में लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।